हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट साइंस का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है जल, ताप्य और मृदा प्रदूषण। इस जल प्रदूषण, ताप्य प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन सभी कारणों को आज हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं विद नोट्स के साथ। ये हमारा होने वाला है बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी किया गया है। और हाँ, इससे पहले की जितनी भी वीडियोज है वो सारी वीडियोज बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, जिसका जो प्रदूषण है जल प्रदूषण, ताप्य प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले जो जल प्रदूषण होता है वो कैसे होता है, ताप्य प्रदूषण जो है कैसे होता है, मृदा प्रदूषण जो कैसे होता है, इनके होने के क्या कारण हैं, ठीक है, इनके क्या क्या प्रभाव है और इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, सभी टॉपिक को हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला आता हमारा परिचय। आजकल प्रदूषण की समस्या रोजमर्रा के मानव जीवन में एक प्रमुख कार्य बन गई है। यानी कि आजकल के जो मनुष्य, जो मानव है, उसके आज के प्रदूषण में रोजमर्रा के समय में हमारे लिए एक खुराक की टाइप का हो गया। जैसे सुबह उठो खाना खाते हैं, वैसे ही सो के जब भी हम उठते हैं, जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, हम सीधा अपनी जो सांस ले रहे हैं, एक एक हमारी श्वास जो है प्रदूषण में हम ले रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा वायु में प्रदूषण फैला हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जो है काफी ज्यादा पटाखे वगैरह, गाड़ी वगैरह है, उनके प्रदूषण है। ठीक है, तो आजकल मनुष्य के जो जीवन है उसमें प्रदूषण जो है एक प्रमुख कार्य बन गई है या प्रमुख समस्या बन गई है। ठीक है, किसी भी पर्यावरण ने प्रणाली जैसे जलवायु, मृदा आदि में पर प्रदूषणों की उच्च सांद्रता पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम होता है। यहाँ पे प्रदूषण आएगा, प्रदूषक नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्रदूषण आएगा। ठीक है, किसी भी पर्यावरण प्रणाली में, ठीक है, कोई भी पर्यावरण प्रणाली है जैसे जलवायु, मृदा आदि में, जो प्रदूषण की जो उच्च सांद्रता है वो क्या करता है, एक तो पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है उसको खराब कर रही है, हमारे पर्यावरण को खराब कर रही है, और उसी पर्यावरण में जो मनुष्य है वो जी रहा है। तो पर्यावरण को भी जोखिम है, और पर्यावरण को जब जोखिम है तो मनुष्य को भी जोखिम होगा। ठीक है, वायु ध्वनि यानी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और परमाणु प्रदूषण के अलावा अन्य प्रकार के प्रदूषण भी हैं, जैसे जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण, और ताप्य प्रदूषण, जो दैनिक जीवन में एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। यानी आज के टाइम पे एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है इसको नियंत्रित करना। ठीक है, तो पहला आता है हमारा जल प्रदूषण। क्या आता है? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जान लेते हैं ये कैसे होता है और क्या क्या इसके कारण है और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जल प्रदूषण का अर्थ है एक या एक से अधिक पदार्थ जल निकायों में एक सीमा तक जमा हो जाता है। यानी कि जल प्रदूषण का अर्थ है एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ क्या है, जल निकाय में यानी पानी में जमा हो जाता है, एक सीमा तक जमा हो जाता है, जो जीवन रूपों के लिए परेशानी का कारण बनता है, जो जीवन के लिए एक परेशानी का कारण बनता है। जल प्रदूषण जारी किया गया प्रदूषण कार्य पद्धति की मात्रा है। ठीक है, जो जल है, जल प्रदूषण जारी किए गए प्रदूषण कार्य पद्धति की मात्रा और इसमें छोड़े पानी की मात्रा से भी संबंधित होता है। यानी कि जल में जो हमने जो प्रदूषण छोड़ा है, ठीक है, या उसमें जो भी हमने कार्य किया हुआ, जो भी केमिकल रिफाइंड वगैरह छोड़ा है, उसकी मात्रा पर पानी की प्रदूषण क्षमता नियंत्रित की जाती है, या फिर उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्रदूषण बनता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इनमें घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है और इससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है। जैसे मैं जो कारखाना जो है केमिकल छोड़ते भी पिछले पॉइंट में हमने क्लियर किया, तो उसी तरह जब हम झीलों, नदियों और नहरों, तालाबों में जो अपना जो पानी विषैले पदार्थ को छोड़ते हैं उसमें विस्तृत कर देते हैं या फिर
प्रवाहित कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो या तो पानी में मिल जाता है, ठीक है, यानी घुल जाता है, या तो पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है, या फिर पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषित होता है, और जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं, और जो भी जंतु जानवर जो उस पानी को पिएंगे, जो यूज करेंगे, वो लोग भी उससे प्रभावित होंगे। तो क्या है, जल प्रदूषण के कई सारे हमारे कारण है, ठीक है। इसी में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो देखो, उद्योग से हो सकता है, ठीक है, मानव द्वारा हो सकता है, हम लोग भी कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, प्लस हम लोग क्या करते हैं, अस्थियां वगैरह भी बहाते हैं। तो ये सभी कारण जो है मानवीय कारण भी हो सकता है पानी को प्रदूषित करने का, ठीक है। अब आता है हमारा जल प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। जो जल प्रदूषण ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले जो आता है हमारा सतही जल प्रदूषण, ठीक है। सतही जल प्रदूषण यानी कि सतह पर जो होती है, ठीक है। जल प्रदूषण का सबसे स्पष्ट प्रकार विशाल महासागरों, झीलों, नदियों जैसे सत्य ही जल को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि जल प्रदूषण का सबसे स्पष्ट प्रकार विशाल जो है महासागर, झीलों, नदियों और नदी जैसे सत्य की जल को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक तेल टैंक से निकलने वाला तेल समुद्री क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। यानी कोई उद्योग है, तेल की फैक्ट्री है, वहां पे तेल बन रहा है, उससे जो गंदा जो रसायन निकल जा रहा है, जो अपशिष्ट निकल रहा है, उसको हम तेल बहा रहे, किसमें, नदी में। और नदी में जाने बाद, पानी में जाने बाद क्या होता है, तेल की एक ऊपर लेयर बन जाती है, क्योंकि तेल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता, वो अपनी लेयर बना लेता है। तो ये क्या है, सतही प्रदूषण है, सतही जल प्रदूषण, जो जल के ऊपर में अपनी एक परत बना लेता है, ठीक है। इससे क्या है, जल जो है खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब भूजल प्रदूषण, ठीक है, यानी कि जमीन के नीचे जो होता है, भूजल प्रदूषण यानी कि जमीन के नीचे जो होता है। पृथ्वी पर सारा पानी सतही जल नहीं है, यानी पृथ्वी पर सारा पानी जो है सतही रूप में नहीं, यानी हमें जो नग्न आंखों से दिख रही है, ठीक है। एक तो होता है हमारे जमीन के नीचे जो हम बोर वगैरह से निकालते हैं, तो वो क्या है, ये हमारा भूजल होता है। और सतही क्या है, जो समुद्र के माध्यम दिख रहा है, तालाब, नदियों से दिख रहा है, ये हमारा सतही जल है, ठीक है। पानी की एक विशाल मात्रा भूमिगत चट्टान संरचनाओं या जल भृत्यों में मौजूद है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, और लोग शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी पर जो सारा पानी है, केवल सतही जल नहीं है, ठीक है। पानी की एक विशाल मात्रा है, वो भूमिगत यानी जमीन के नीचे है, ठीक है, चट्टानों के अंदर है, चट्टानों की संरचनाओं या जल भृत्यों यानी जो बड़े बड़े जलकुंड हैं उनमें है, मौजूद है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और लोगों की सोच से शायद ये परे है, जो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। खेतों में लगाए गए उर्वरक अक्सर मिट्टी में रिस जाते हैं। जो हम खेतों में जो उर्वरक कीटनाशक डालते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में रिस जाते हैं, यानी मिट्टी में चले जाते हैं, और पानी को दूषित करते हैं। जो हमारा धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते क्या होता है, वो पानी को नीचे भूजल को दूषित करता है। भूजल प्रदूषण हालांकि सतही जल प्रदूषण की तुलना में कम स्पष्ट है, यानी कि जो भूजल यानी जमीन का जो पानी है वो कम प्रदूषित है, ये हमें स्पष्ट है। क्यों स्पष्ट है, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं तो हमें पता ही नहीं चला, और जमीन के नीचे क्या है, पानी की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन वो घटती जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि उतना नीचे तक रिस नहीं पाता है सही से, तो क्या है कि थोड़ा बहुत जो हमारा भूजल जो पानी है वो थोड़ा सेफ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मतलब चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन कम है। चिंता करने की आवश्यकता तो है बट कम है, और सतही जल के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यह भी एक बढ़ती हुई समस्या है, ये भी क्या है, एक बढ़ती हुई समस्या है, ठीक है। अब बिंदु स्रोत, यदि प्रदूषकों को एक स्थान या स्थान से छोड़ा जाता है, यानी जो पानी को प्रदूषित करते हैं उसको एक स्थान या एक स्थान से छोड़ा जाता है, उदाहरण के लिए किसी संयंत्र का बहिर्स्राव, पाइप, टैंकर से तेल का रिसाव, धुएं के ढेर का निष्कासन आदि ऐसे स्रोत से होने वाले प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण के रूप में जाना जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे एक माध्यम से, ठीक है। जैसे पाइप के माध्यम से जा रही है, ठीक है, पाइप के माध्यम से हमारे केमिकल वगैरह बह रहा है, टैंक से तेल जा रहे हैं, तेल का रिसाव हो रहा है, ये सभी क्या है, बिंदु स्रोत रहे, ठीक है। अब आता है गैर बिंदु स्रोत। क्या आता है, गैर बिंदु स्रोत। विभिन्न प्रकार के धब्बेदार स्रोत से जल प्रदूषण की एक विलक्षण मात्रा भी होती है, इसे गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा शीतल जल। क्या आता है,
शीतल जल। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बहुत कम या बिना घुले लवण वाले पानी, यानी कि कैल्शियम जल जो होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बहुत कम घुले हुए कण वाला पानी क्या है, मैग्नीशियम जल, या फिर ठंडा रहता है वो शीतल जल रहता है। ठीक है, अब आता है कठोर जल। क्या आता है, कठोर जल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अपने जल प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कठोर जल, शीतल जल के विपरीत कठोर जल में उच्च खनिज सामग्री होती है। किसमें, कठोर जल में। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल केशन होते हैं। किसमें, मतलब कि सतही जो शीतल जल है उसके मुकाबले में कठोर जल के अंदर में खनिज की मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है, मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल जो है ज्यादा होती है। ठीक है, कभी कभी अन्य घुले हुए यौगिक जैसे बाइकार्बोनेट और सल्फेट होते हैं। ऐसे पानी उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे पानी उपयोग के लिए अनुपयुक्त यानी बिना उपयोग के लिए अच्छे नहीं है। कभी कभी प्रदूषण एक स्थान से पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है और उसे स्थान से 100 या हजारों मील दूर परिणाम निकल आता है, जिससे काफी दूर तक फैल जाता है और उससे हमें 100 या हजारों मील दूर परिणाम निकल आते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण को ट्रांसबाउंड्री प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, ट्रांसबाउंड्री के रूप में। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो आप लोग मैनेज करना, बाकी ट्रांसबाउंड्री मिस्टेक। ठीक है, सॉरी, प्रदूषण जैसे लगातार जैविक प्रदूषण और रेडियोधर्मी अपशिष्ट शामिल है। किसमें, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और लगातार जैविक प्रदूषण शामिल है। ठीक है, अब आता है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण वो होता कैसे है। ठीक है, 33% जल समुद्र घरेलू स्रोत से होता है। जो 33% जल प्रदूषण जो वो घरेलू स्रोत से होता है। इसके बाद कृषि प्रदूषण से 29% होता है। ठीक है, 27% उद्योग द्वारा और 11% अन्य स्रोतों से होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे घरेलू से जो हो रहा है हमारा 33%, वो कैसे हो रहा है। घरेलू सीवेज यानी कि जो हमारा मालमूत्र है, घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल है। यह 99.9 शुद्ध पानी है। 99.9% शुद्ध पानी होता है जो हमारे घरों से निकलता है। वो 0.1% ही पानी जो है खराब रहता है। क्यों खराब रहता है, क्यों प्रदूषित रहता है, वो इस वजह से रहता है हम जो घर में डिटर्जेंट, फिनाइन, तेजा वगैरह यूज करते हैं उससे पानी जो है खराब हो जाता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक सामग्री दोनों उसमें मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कृषि प्रदूषण। कोई संदेह नहीं है कि उर्वरकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग सामूहिक रूप से एग्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। यानी कोई भी संदेह नहीं कि उर्वरक और कीटनाशकों के व्यापक यानी बड़े स्तर पर उपयोग को एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जो कृषि है, कृषि जो किसान है वो अपने क्या है उत्पादन में वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा, जो कीटनाशक है उसको डाल करके। ठीक है, अब आता है हमारा कीटनाशक। अब हम पढ़ेंगे कीटनाशक। कीट को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी रसायन कीटनाशक है। यानी जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उसको नियंत्रित करने वाला जो भी उसके छिड़काव के लिए जो किया जाता है उसको बचाने के लिए, वो सभी क्या है, कीटनाशक है। और बताओ, जब कीड़े ही नहीं रहेंगे तो जो फसल होगी वो सही कैसे होगी। कीड़े किससे, जो है केमिकल है उनकी वजह से मर जाते हैं, लेकिन आजकल बेचारे कीड़े को कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो फसल खराब कर दे रहे हैं वो। ठीक है, अब ये भी बताओ, अगर वो लोग कीटनाशकों का यूज ना करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, क्या उसकी खाने की पूर्ति की जा सकती है, नहीं की जा सकती है कि नहीं। तो ये भी जरूरी है। कीट, कीड़े, सूक्ष्म जीव, कटंग, गुंगे, अपंग, सॉरी यहाँ पे अपंग आएगा। ठीक है, अपंग, गुंगे और खरपतवार आदि हो सकते हैं। अब आता है हमारा उद्योग। दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मुझे दिख रहा है, वैसे थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे उद्योग लिखा हुआ है। ठीक है, उद्योग से किस प्रकार से प्रदूषण होता है वो देख लेते हैं। अधिकांश उद्योग सुविधा और अपशिष्ट के लिए नदी के किनारे में स्थित किए जाते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित किए जाते हैं, जो नदी पास हो, जहाँ पे वो अपना केमिकल जो अपना जो अपशिष्ट है उसको बहा सके। ठीक है, अब आता है खनन उद्योग। ठीक है, खनिजों को निष्कर्ष की प्रक्रिया भारी धातुओं और सल्फर को उजागर करती है जो पहले दुर्गम थे। बारिश का पानी इन रसायनों को खुले हुए हिस्से से बाहर निकालती है, जिसे एएमडी के साथ
साथ साथ भारी धातु प्रदूषण होता है जो खनन कार्यों के बंद होने के बाद भी लंबे समय तक चलता रहता है। यानी खनन के समय में जो वहां से जो निकाला जाता है कूड़ा कचरा, जो भी मिट्टी वगैरह निकलती है, उसको यूं ही छोड़ देते तो जो बारिश के क्या होता है, वहां का जो एरिया है वो प्रदूषित करता है। ठीक है, अब आता है हमारा जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती है। इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतियां प्रजाति को नुकसान व हानि पहुंचती है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके बाद जल प्रदूषण का मापन, यानी जल प्रदूषण को किस तरीके से मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण को घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा मापा जाता है। यानी नदी के पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, कितना बचा हुआ है, उसके हिसाब से उसको मापा जाता है। घुला हुआ ऑक्सीजन बीओडी एक माप है, यानी घुले हुए ऑक्सीजन को मापने के लिए बीओडी एक माप है, उससे नापा जाता है कि जल में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है। घुला हुआ ऑक्सीजन बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी घुला हुआ ऑक्सीजन जो है बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा है जो जीवित जल जीवों के लिए उपलब्ध है। जो हर जीव के लिए, जो पानी में जीव रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए आवश्यकता है, उनकी उपलब्धता है। ठीक है, खुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा उसके जल की गुणवत्ता को इंगित करती है, यानी खुले हुए ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसके जल की गुणवत्ता को इंगित करती है। ठीक है, इतना समझ में है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण करने के उपाय, यानी जल प्रदूषण किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरह से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा उसको नियंत्रित करने के लिए जागरूकता। क्या आती है? जागरूकता। ठीक है, हमें जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने की दिशा में जन जागरूकता पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने की दिशा में, यानी कदम में सबसे बड़ी जागरूकता किसके मन में पैदा करनी है? हमें मनुष्यों के, जो जीवन, जो प्राणी हैं, जो लोग हैं, लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। ठीक है, कई गैर सरकारी संगठनों ने मछली की अधिक कटाई के खिलाफ अभियान चलाया, यानी अत्यधिक मछली की जो लोग मार करते हैं, पकड़ते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया है। और नियमित रूप से जल निकाय में अपशिष्ट फैलाने वाले उद्योग और कारखानों के खिलाफ कठोर दंड की मांग की है। यानी जो कठोर, जो औद्योगिक जो कंपनियां हैं, वो लोग, जो कारखाने हैं, वो पानी में जो अपना रसायन छोड़ते हैं, उसके खिलाफ भी उन्होंने कठोर दंड की मांग की है। ठीक है, अब आता है कानून जो है वो किस तरीके से हमारे लिए यानी पर्यावरण के लिए अपना कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, कानून को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के सीमा पार के मुद्दों को संभालने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं, यानी कि बातचीत और कानून पर बातचीत की गई है और उन पर सहमति बनी है। ठीक है, यानी कि कानून और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू करने की आवश्यकता है। इस तरह के सीमा पार के मुद्दों को संभालने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय जो है वार्ताएं की गई है। ठीक है, कानून पर बातचीत की गई है, यानी कई सारी कानून पर बातचीत की गई है और उन पर सहमति भी बनी है। ठीक है, तेल टैंकरों से समुद्र के प्रदूषण के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन 1941, ठीक है, 1954 में, ठीक है, 1954 होगा ये। जहाज से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1973, यानी जहाज से जो प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम के लिए 1973। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992-94 में लागू किया गया था। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पर संचालन और उसके निपटान के नियंत्रण पर अभियान 1989 बेसेल में हुआ था, 1989 में चलाया गया था। ठीक है, अब आता है गंगा एक्शन प्लान। क्या आता है? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इतनी महत्वपूर्ण और निकटता से जुड़ी हुई है कि इस
अक्सर माँ के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी को अक्सर माँ के रूप में जाना जाता है और भारत में इसकी पूजा की जाती है। और अब ये भारत की राष्ट्र नदी 2008 में घोषित हो गई है, राष्ट्र नदी बन गई है। ठीक है, देखो गंगा नदी जो ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता बहुत ही ज्यादा निकटता से महत्वपूर्ण है, जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको अक्सर माँ के रूप में जाना जाता है और गंगा नदी की पूजा भी की जाती है। ठीक है, और ये राष्ट्र नदी घोषित हो चुकी है 2008 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा गंगा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। जो गंगा नदी है ये दुनिया की सबसे बड़ी 9वीं नदी है और 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ। ठीक है, नदी का 6000 किलोमीटर से अधिक हिस्सा विशेष रूप से कानपुर और पटना के बीच अत्यधिक प्रदूषित है। यानी कि नदी का 600 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा जो है, जो कानपुर और पटना के बीच में पड़ता है, ये अत्यधिक जो है प्रदूषित है, बहुत ज्यादा गंदी है। हर दिन 1300 बिलियन लीटर सीवेज, यानी कि जो मालमूत्र होता है, मानव मालमूत्र, घरेलू जो अपशिष्ट है, उसको अपने अंदर समाहित करता है और 250 मिलियन लीटर रासायनिक अपशिष्ट प्राप्त करता है। यानी कि देखो 1300 मिलियन लीटर जो है वो क्या है, सीवेज, और 250 मिलियन लीटर जो है रसायन। ठीक है, जो कंपनियों द्वारा छूटता है। गंगा जल के प्रदूषण का मुख्य कारण इसमें औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू और नगर पालिका अपशिष्ट का मिश्रण है। ठीक है, जो औद्योगिक अपशिष्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, और जो ये है नगर पालिका है, ये तकरीबन 80% का मिश्रण है। ठीक है, इसी में जो है हमारा घरेलू भी जुड़ गया है 80% में। ठीक है, अब गंगा प्रदूषण के प्रमुख कारण, यानी जो गंगा नदी जो प्रदूषित हो रही है उसके प्रमुख कारण क्या है। गंगा नदी और अन्य संबंध नदियों का तलछट भार, यानी कि गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती है, उन सभी का कूड़ा कचरा जो भी प्रदूषण है वो आके इसमें मिल जा रहा है, गंगा नदी मिल जा रहा है, तो इसका भी एक कारण है। ठीक है, गांव कस्बों और शहरों का सीवेज निपटान, यानी गांव कस्बे जितने भी हैं उन सभी शहरों का क्या हो रहा है, जो मालमूत्र है, जो भी मानव मालमूत्र है, सीवेज है, वो कहाँ जा रहा है, नाली का गंदा पानी कहाँ जा रहा है, गंगा में जा रहा है, तो उसका भी निपटान करने से गंगा नदी जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, औद्योगिक बहिष्राव का निर्वहन, यानी कि औद्योगिक का जो बहिष्राव, यानी कि जो पानी बहाया जा रहा है नदियों में उद्योग का, रसायन का, उससे भी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, जानवरों और मनुष्य के स्रवों को छोड़ना, इन जानवर और मनुष्य के जो शव, यानी कि जो मरे हुए शरीर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे मरी हुई के वो होती है, अस्थि होती है, उनको बहाना, वो भी क्या है, एक प्रदूषण का कारण है। ठीक है, नदी के किनारे देह संस्कार और शमशान सामग्री का निपटान और मनुष्यों के जले और आधे जले हुए शवों का निपटान, यानी कि नदी के किनारे कुछ लोग होते हैं जो शमशान है वहां पे जला रहे हैं और नदी में ही बहा दे रहे हैं, आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा, उस सभी को नदी में बहा दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, नदी जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जहरीले रसायन, कृषि रसायन, रसायनों, कीटनाशकों आदि का सतह से बह जाना, यानी कि जहरीले जो रसायन है उन सभी का, जहरीले रसायन है, कृषि रसायन है, कीटनाशक, इन सभी का सतह पर बहकर जाना, यानी पानी के जरिए बहकर जाना, किसी तरीके से बह के जाना प्रदूषण का भी कारण बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 जैसे आएगा, हम लेक्चर नंबर 2 में ताप प्रदूषण को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। और देखो समझ में नहीं आया ना, तो जरूरी नहीं है कि सेम डिट्टो टॉपिक आपको याद रखना, बस प्रदूषण से याद रखना है क्या क्या बीमारियां होती है और किस किस तरह से उसके कारण क्या है। कारण तो आप खुद ही बना के लिख दो, इतने इंटेलिजेंट तो बच्चे होते ही हैं। ठीक है, तो ज्यादा फार्म में नहीं भरूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।